नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया यानी प्लांट किंगडम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वक्त के साथ इनको समझने का, इनको बांटने का हमारा नजरिया कैसे बदला है ना? हाँ बिल्कुल। पहले जैसे विटिकर का 5 जगत वाला सिस्टम था, उसमें प्लांटे एक बहुत बड़ा ग्रुप था। पर अब देखिए फंजाई मतलब कवक और बैक्टीरिया जैसे जीव, भले ही उनमें कोशिका भित्ति हो, उनको पौधों से अलग कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और वो जो साइनोबैक्टीरिया थे, जिन्हें हम नील हरित शैवाल कहते थे, वो भी अब शैवाल नहीं माने जाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। और इनको ग्रुप में बांटने के तरीके वो भी तो बदले होंगे। मुझे याद है पहले शायद सिर्फ बाहर से देखकर बांट देते थे। हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती दौर था, जैसे लिनियस ने किया था, सिर्फ बाहरी रूप रंग देखा। उसे कृत्रिम प्रणाली कहते हैं। फिर आई प्राकृतिक प्रणालियां, उसमें पौधों की अंदरूनी बनावट, उनके भ्रूण का विकास, यहाँ तक कि उनके अंदर के केमिकल्स, इन सब चीजों को देखा गया। ज्यादा गहराई से मतलब? हाँ, और आजकल तो हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण पर ज्यादा जोर देते हैं। मतलब ये समझना कि कौन सा पौधा किससे ज्यादा जुड़ा है, उनका विकास कैसे हुआ है, उनके पूर्वज कौन थे। और इसमें नई तकनीकें भी मदद करती हैं, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अच्छा। फिर कोशिका की जानकारी, मतलब गुणसूत्र वगैरह देखना, साइटोटैक्सोनॉमी। और पौधों के रसायनों का अध्ययन, कीमोटैक्सोनॉमी। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। समझ गया। तो चलिए सबसे सरल समूह से शुरू करते हैं, शैवाल यानी एल्गे। ये तो पानी वाले पौधे होते हैं ना ज्यादातर? बिल्कुल सही, ज्यादातर पानी में ही मिलते हैं, ताजे पानी में भी और समुद्र में भी। हरे, भूरे, लाल, कई रंगों के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। बहुत सरल होते हैं ये, मतलब कोई असली जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ नहीं होता, बस एक थैली जैसी बनावट। लेकिन दिखते तो बहुत अलग अलग होंगे। हाँ, इनमें विविधता कमाल की है। कुछ तो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स, कुछ धागे जैसे होते हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, और कुछ तो इतने बड़े होते हैं समुद्र में, जैसे केल्प, कई मीटर लंबे। और ये अकेले नहीं रहते हमेशा, कभी कवक के साथ लाइकेन बना लेते हैं, तो कभी स्लॉथ बेयर जैसे जानवरों की खाल पर भी उग जाते हैं। अरे वाह! तो इनका काम क्या है, मतलब प्रकृति में इनका रोल क्या है? इनका रोल बहुत ही बड़ा है। आपको शायद अंदाजा ना हो, पर पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, मतलब खाने में बदलता है, उसका लगभग आधा हिस्सा यही शैवाल करते हैं। आधा? सच में? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाते हैं। जो जलीय जीव हैं, उनके लिए तो ये भोजन का आधार है। और हम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं इन्हें? बिल्कुल, खाने में पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम जैसी किस्में इस्तेमाल होती हैं। फिर इनसे मिलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, जैसे भूरे शैवाल से एल्गिन और लाल शैवाल से कैरागीन। ये चीजों को गाढ़ा करने जमाने में काम आते हैं, आइसक्रीम, जेली वगैरह में। अच्छा, वो जेली वाला अगर अगर? हाँ, वो अगर अगर भी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवाल से ही मिलता है। लैब में बैक्टीरिया उगाने के मीडियम में भी इस्तेमाल होता है। और एक और है क्लोरेला, इसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो अंतरिक्ष यात्री इसे फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। चलिए अब शैवाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स पर आते हैं, जैसे मॉस। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। उभयचर इसलिए क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, खासकर नम छायादार जगहों पर, पहाड़ों में, पर लैंगिक जनन के लिए इन्हें पानी चाहिए होता है। ये शैवाल से थोड़े ज्यादा विकसित हैं। शरीर थैली जैसा हो सकता है या थोड़ा तने पत्ती जैसा दिखने वाला, पर असली जड़, तना, पत्तियां इनमें भी नहीं होती। और इनका मुख्य पौधा अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड। हाँ, इनकी जो मुख्य पीढ़ी दिखती है वो अगुणित यानी युग्मकोद्भिद गैमीटोफाइट होती है। इसी पर नर और मादा लैंगिक अंग बनते हैं, पुंधानी और स्त्रीधानी। तो पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है? वो जो नर युग्मक बनते हैं ना, एंथेरोजॉइड, वो पानी में तैरकर स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। वहां निषेचन होता है, फिर बनता है युग्मनज, जाइगोट, जो द्विगुणित होता है। इससे एक दूसरी पीढ़ी बनती है, स्पोरोफाइट। लेकिन ये स्पोरोफाइट भोजन के लिए
उसी हरे वाले युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता? नहीं, फिर स्पोरोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं जो हवा से फैलकर नई जगह उगते हैं और फिर से वो हरा वाला युग्मकोद्भिद बना देते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा आर्थिक महत्व तो नहीं है, पर हाँ, कुछ जानवर इन्हें खाते हैं। स्फैग्नम नाम का मॉस है, उससे पीट बनता है जो ईंधन और पैकिंग में काम आता है, और ये मिट्टी बनाने और कटाव रोकने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के बाद विकास में अगला कदम टेरिडोफाइट्स का हुआ, फर्न वगैरह। बिल्कुल, टेरिडोफाइट्स जैसे फर्न और हॉर्सटेल ये जमीन पर उगने वाले पहले पौधे थे जिनमें संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए। अच्छा, वो पानी और खाना ऊपर नीचे ले जाने वाले पाइप। हाँ, वही। ये जमीन पर ठीक से रहने के लिए एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन था। इनका जो मुख्य पौधा हमें दिखता है वो द्विगुणित स्पोरोफाइट होता है और इसमें असली जड़, तना और पत्तियां होती हैं। पत्तियां छोटी भी हो सकती हैं जैसे सिलेजिनेला में, या फर्न की तरह बड़ी बड़ी भी। लेकिन इनके जीवन चक्र में भी पानी जरूरी है क्या अब भी? हाँ, थोड़ी जरूरत अब भी है। इनके बीजाणु अंकुरित होकर एक छोटा, ज्यादातर हरा, अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलिस कहते हैं। ये बहुत नाजुक होता है, ठंडी नम जगह पर ही उग पाता है। इसी प्रोथैलिस पर नर और मादा अंग बनते हैं और निषेचन के लिए नर युग्मक को तैरकर मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी चाहिए होता है। तो पूरी तरह पानी से छुटकारा नहीं मिला? नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज यहाँ हुई, विषम बीजाणुता, मतलब हेट्रोस्पोरी का विकास। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में एक ही तरह के बीजाणु बनते हैं, पर कुछ में जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया में दो तरह के बीजाणु बनने लगे। छोटे वाले नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बड़े वाले मादा। और इसमें भी खास बात ये कि मादा युग्मकोद्भिद जनक पौधे पर ही रहता है और निषेचन के बाद भ्रूण का शुरुआती विकास भी वहीं होता है। इसे बीज बनने की आदत या सीड हैबिट की तरफ पहला कदम माना जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म आए, जिनमें बीज तो बने पर नग्न थे। एकदम सही। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही है जिम्नोज यानी नग्न और स्पर्मा यानी बीज। इनके जो बीजांड होते हैं वो किसी अंडाशय या ओवरी के अंदर बंद नहीं होते हैं, तो निषेचन से पहले भी खुले रहते हैं और बाद में जब बीज बनते हैं तो वो भी नग्न होते हैं, किसी फल के अंदर नहीं, जैसे चीड़, पाइनस, देवदार, सिड्रस, साइकस। इनमें तो काफी बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। हाँ, मध्यम से लेकर बहुत ऊंचे पेड़ तक होते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ सिकोया, वो भी एक जिम्नोस्पर्म ही है। इनकी जड़ें, तना, पत्तियां सब विकसित होती हैं। पत्तियां अक्सर सख्त माहौल झेलने लायक होती हैं, सुई जैसी मोटी परत वाली, ताकि पानी कम उड़े। और इनमें प्रजनन कैसे होता है? अब पानी की जरूरत नहीं होती होगी? नहीं, यहाँ लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भरता खत्म हो जाती है। इनमें नर और मादा शंकु यानी कोन्स बनते हैं। नर शंकु में परागकण बनते हैं जो हवा के जरिए उड़कर मादा शंकु में मौजूद बीजांड तक पहुंचते हैं। परागकण से एक पराग नली निकलती है जो नर युग्मक को सीधे बीजांड के अंदर मादा युग्मक तक ले जाती है। यहाँ भी युग्मकोद्भिद पीढ़ी बहुत छोटी हो गई है और पूरी तरह स्पोरोफाइट पर ही निर्भर है। तो ये एक और बड़ा कदम था विकास में। और फिर आखिर में आते हैं सबसे विकसित पौधे, एंजियोस्पर्म, फूल वाले पौधे। हाँ जी, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। आज के समय में धरती पर इन्हीं का बोलबाला है, सबसे सफल और सबसे विविध। इनकी खास पहचान है फूल का होना। परागकण और बीजांड सब फूल के अंदर विकसित होते हैं, और सबसे जरूरी बात, बीज हमेशा फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। साइज में भी बहुत विविधता है। पानी में तैरने वाले नन्हे से वॉल्फिया से लेकर 100 मीटर से भी ऊंचे यूकेलिप्टस तक सब एंजियोस्पर्म हैं। और हमारे लिए तो ये सबसे जरूरी है ना, खाना, चारा, लकड़ी, दवाइयाँ, पूरी यात्रा देखी कैसे पानी में रहने वाले सरल शैवाल से शुरू होकर ब्रायोफाइट्स जमीन पर आए, फिर टेरिडोफाइट्स में संवहन ऊतक बने, फिर जिम्नोस्पर्म में बीज आए और आखिर में एंजियोस्पर्म में फूल और फल विकसित हुए।
एक कमाल का सफर है ये। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार आ रहा है मन में, जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती है, खासकर जेनेटिक्स वगैरह से, तो ये वर्गीकरण भी बदलता रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमें इन ग्रुप्स के आपसी रिश्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आज हम सोच भी नहीं सकते? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आनुवंशिक और रासायनिक अध्ययन लगातार हमारी समझ को बेहतर बना रहे हैं। हो सकता है कुछ समूहों को फिर से व्यवस्थित करना पड़े। और एक और बात, जैसे आपने बताया कि टेरिडोफाइट्स में विषम बीजाणुता बीज बनने की शुरुआत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन समूहों में विकास के रास्ते में कुछ और भी ऐसे प्रयोग हुए हों जो शायद उतने सफल नहीं हुए या मुख्यधारा में नहीं आए, पर वो हमें पौधों के विकास की कहानी के कुछ और अनछुए पहलू बता सकते हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, विकास कोई सीधी रेखा में नहीं चलता। कई रास्ते आजमाए जाते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं। उन असफल प्रयोगों का अध्ययन भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है।